ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो जी जियांग को देखते हैं जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन जेंग यूरी वहाँ आती है और जियांग उसे किस करने लग जाता है। यूरी कहती कि नहीं ऐसा मत करो, जो सुनकर जियांग वहाँ से चला जाता है। तभी यूरी कहीं जा रही होती है और कॉल पर कह रही होती है कि मुझे किसी ने टेम्परेरी टूर गाइड की जॉब दी है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कॉलेज के लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। नेक्स्ट सीन में जियांग एक बार में बैठा होता है और अपने एक फ्रेंड युआन से बात कर रहा होता है। युआन कहता है कि अचानक से तुम सिटी से बाहर क्यों गए हो। जियांग कहता है कि मेरा मूड खराब है इसलिए थोड़ा घूमने आया हूँ। तभी यूरी वहाँ आ जाती है जिसे देखकर जियांग तो उसकी आंखों में ही खो जाता है। यूरी जियांग के पास आकर कहती है कि क्या आप ही मिस्टर जी जियांग हैं। जियांग कहता है कि हाँ। यूरी कहती है कि मैं ही आपकी टूर गाइड हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा नाम और एज बता सकती हूँ। यूरी कहती है कि मेरा नाम यूरी है, मैं 19 ईयर्स की हूँ। वो कहता है कि बस 19। यूरी कहती है कि आप घबराइए मत, ये मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानती हूँ। आप आज रात होटल में आराम कीजिए, कल मैं आपको यहाँ का फेमस खाने के साथ साथ कुछ जगहों की सैर कराऊंगी। वो कहते हैं कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे जियांग एक रेस्टोरेंट में होता है जहाँ पर यूरी उसे वहाँ की फेमस डिश सर्व कराती है। यूरी को इतने करीब से देखकर जियांग यूरी में ही खो जाता है। यूरी ये देखकर उसे आवाज़ लगाती है और कहती कि इसके बाद मैं आपको माउंटेन घुमाने लेकर जाऊँगी। वहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल टेम्पल है, उसकी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। देन आप माउंटेन के ऊपर मौजूद गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जियांग यूरी को ही देखता रहता है और कहते कि ठीक है। देन यूरी जियांग को उस टेम्पल में लेकर जाती है और जब जियांग अंदर जा रहा होता है तो यूरी कहती कि रुको, इस शॉप से अगरबत्ती ले लो, यहाँ अगरबत्ती चलाने का ट्रेडिशन है। यूरी शॉप की ऑनर को आंटी यून के घर बुलाती है क्योंकि वो उसके एक क्लासमेट की मॉम थी और कहती कि ये मिस्टर जी है, मेरे नए गेस्ट, इन्हें अगरबत्ती दे दो। मिसेस यून कहती कि क्या तुम अभी तक कॉलेज फीस जमा नहीं कर पाई हो। यूरी जियांग को देखती है और मिसेस यून को कहती कि नहीं अभी थोड़े बाकी है। देन जियांग उस शॉप से अगरबत्ती ले लेता है और उसे जलाकर टेम्पल में रख देता है। देन वो देखता है कि यूरी मंदिर की दीवारों पर लिखे सेंटेंसेस पढ़ रही होती है। जियांग जाकर कहता है कि क्या तुम्हें इन सभी चीज़ों पर भरोसा है। वो कहती कि हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से फिक्स है, हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। जियांग कहता है कि हाँ, लेकिन अगर चाहे तो बदल सकते हैं और मैं बदल कर रहूँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। इस दिन में यूरी जियांग को होटल के बाहर तक लेकर जाती है और कहती कि आप आराम कीजिए, मैं कल आपको पहाड़ों पर लेकर जाऊँगी, वहाँ ठंड रहेगी इसलिए आप गर्म कपड़े पहन लेना। जियांग कहता है कि ठीक है। यूरी वहाँ से चली जाती है जिसके बाद जियांग अपने रूम में युआन से बात कर रहा होता है। युआन कहता है कि तुम्हारी वो फियांसी मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में पूछती है, मैं उसे क्या कहूँ। जियांग कहते कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। युआन कहते कि मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिल गई है, लेकिन मेरी बात मानो, सारी लड़कियां एक जैसी होती है। जियांग कहते कि नहीं, वो बहुत अलग है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद यूरी एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। जब वो वहाँ बैठे कुछ आदमियों को खाना सर्व कराती है तो वहाँ पर बैठा एक आदमी यूरी की ब्यूटी देखकर कहता है क्या वो हमारे साथ बैठ कर ड्रिंक करो। यूरी कहती कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो बंदा यूरी का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। यूरी उसे पुश करके भाग रही होती है, लेकिन तभी दूसरा बंदा उसे पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जियांग वहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है कि तुम बीच में आने वाले कौन होते हो। जियांग उस बंदे को मारने लगता है और कहता है कि मिल गया जवाब। वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। देन जियांग अपनी जैकेट उतारकर यूरी को उड़ा देता है और दोनों बात करते हुए वॉक करने लग जाते हैं। यूरी जियांग को थैंक्स कहती है। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की दिक्कत है। वो कहती कि हाँ, मैं अपने कॉलेज की फ़ीस के लिए पैसे कमा रही हूँ। जियांग कहता है लेकिन ये काम तो तुम्हारे मॉम डैड का है ना। यूरी कहती कि हाँ, लेकिन वो किसी वजह से मेरे कॉलेज का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। जियांग पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यूरी कहती कि ज़्यादा नहीं, आपका ऑर्डर पूरा होते ही सारे पैसे जमा हो जाएंगे। फिर वो उसे उसका जैकेट वापस करती है और कहती कि अब मैं चलती हूँ, कल 8 बजे होटल में आपका वेट करूँगी। जिसके बाद जब यूरी घर जाती है तो उसकी मॉम हॉल में ही बैठी होती है, जो यूरी को गुस्से में कहती है कि दिन भर बाहर रहती हो, कभी घर में भी मेरी हेल्प कर दिया करो, बकवास कॉलेज के लिए पैसे कमा के क्या करोगे। यूरी गुस्से में कहती कि मॉम, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे हैं, मैं खुद कमा सकती हूँ। मिसेस जेंग कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हें पैदा करने से अच्छा कि मैं कोई कुत्ता पाल लेती है। ये बोलकर वो चली जाती है। देन यूरी अपने रूम में जाती है और अपनी डेस्क पर रखे एक बॉक्स को ओपन करती है जिसमें उसने अपनी सेविंग्स रखी होती है। देखकर यूरी कहती है कि बस 1000 युआन और मेरे पास फीस के लिए पैसे पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट डे यूरी जियांग को लेकर पहाड़ों में जाती है और पहाड़ की चढ़ाई करते हुए वो जियांग को वहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में बता रही होती है। तभी अचानक यूरी का पैर स्लिप हो जाता है। वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन जियांग उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके लिप्स के पास आने लगता है। तभी यूरी के कुछ फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और यूरी को देखकर कहते हैं कि तुम गिर कैसे गई, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आई हो। यूरी कहती कि नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इनकी टूर गाइड हूँ। यूरी के फ्रेंड्स यूरी से कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें।
बात करते करते सफ़र में मज़ा आएगा। जियांग ये सुनकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है क्योंकि उसे यूरी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था। फिर यूरी की एक फ्रेंड वानु से कहती है कि मिस्टर जी कितने हैंडसम है, क्या तुम बता सकती हो वो कहाँ से आया है और कितने दिन यहाँ रहेंगे। यूरी कहती कि वो मेरे क्लाइंट है, मैं उनकी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकती। वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में यूरी जियांग को लेकर गेस्ट हाउस आती है। आंटी हुई जियांग को देखकर उसे उसके रूम की देती है। जियांग की लेकर चला जाता है। देन यूरी की फ्रेंड उससे कहती है कि हमने हॉटपॉट खाने का प्लान बनाया है, तुम आओगे ना। यूरी कहती कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद जियांग जब अपने रूम में बैठकर युआन से बात कर रहा होता है तब कोई डोर नॉक करता है। जियांग डोर ओपन करता है तो देखता है कि यूरी वहाँ आई है। यूरी कहती कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जियांग हाँ कहता है। यूरी अंदर आकर जियांग से कहती है कि आज मुझे बचाते हुए आपकी जैकेट गंदी हो गई थी, इसलिए मैं उसे लेने आई हूँ ताकि मैं उसे क्लीन करके आपको वापस कर सकूँ। वो जियांग का जैकेट ले लेती है और जाते हुए कहती है कि हमने नीचे हॉटपॉट पार्टी करने का प्लान बनाया है, क्या आप आना चाहोगे। जियांग कहते कि तुम क्या चाहती हो। यूरी कहती कि हाँ इससे आपको अच्छा लगेगा। तो जियांग कहते कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। नेक्स्ट दिन में जियांग यूरी और उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ हॉटपॉट पार्टी में होता है। तभी वान जियांग को इम्प्रेस करने के लिए उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है और कहती कि चलो डांस करते हैं। जियांग अपना हाथ तुरंत वहाँ से हटा लेता है और कहते कि मुझे नहीं करना, मैं वापस जा रहा हूँ। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में रात को जब यूरी जियांग को उसका जैकेट देने जा रही होती है तो वो देखती कि वान एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर जियांग के रूम के बाहर खड़ी है, जिसे देखकर वो वही छिप जाती है। वान डोर नॉक करती है और जियांग बाहर आकर कहता है कि तुम्हें क्या काम है। वान कहती कि मेरा हेयर ड्रायर ख़राब हो गया है, क्या मैं तुम्हारा यूज़ कर लूँ। तभी यूरी का एक कार्ड नीचे गिर जाता है और जियांग यूरी को वहाँ पर देख लेता है। यूरी जियांग को कहती कि मैं कल आपको कपड़े वापस कर दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। जियांग गुस्सा हो जाता है और वान से कहता है कि फिर मेरी नींद खराब मत करना। ये बोलकर डोर बंद कर देता है। नेक्स्ट डे यूरी के फ्रेंड्स उसे बाय करके वापस वहाँ से चले जाते हैं। यूरी जियांग को लेकर आगे के सफ़र में निकल जाती है। जियांग देखता है कि यूरी काफ़ी चुप है। वो सोचता है कि कल शायद उसने गलत समझ लिया। वो यूरी को कहता है कि कल मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया था, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। यूरी कहती कि हाँ ठीक है और सोचती है लेकिन ये मुझे क्यों बता रहे हैं। तो जब जियांग और यूरी आगे जा रहे होते हैं तो यूरी का एक क्लासमेट जिबिन यूरी की एक फ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है और यूरी को टच करते हुए कहता है कि तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। ये देखकर जियांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पेन यूरी से कहता है कि कहीं मेरी मॉम ने फिर से तुम्हें मुझसे दूर रहने को तो नहीं कहा और उनकी बात मत सुनना तुम। देन पेन अपना मफलर निकालता है और यूरी को पहना देता है, जो देखकर यूरी की फ्रेंड कहती कि तुम्हें तो पता है ना बेन तुम्हें कितना पसंद करता है। देन बेन यूरी से कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें डिनर पर ले चलूँगा। उनके जाने के बाद जियांग यूरी को कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। यूरी कहती कि नहीं, वो बस एक क्लासमेट है। जियांग यूरी को वो मफलर निकाल कर फेंक देता है और उसे अपना मफलर पहना देता है और आगे चला जाता है। यूरी ये देखकर हैरान हो जाती है और बिन के उस मफलर को उठाकर जियांग के पीछे चली जाती है। इसके बाद यूरी जियांग को आगे जाते हुए सभी चीज़ों के बारे में गाइड कर रही होती है। जियांग चुपचाप यूरी को ही देख रहा होता है। तभी अचानक से जियांग यूरी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लग जाता है। और ये सब इतना अचानक होता है कि यूरी उसे रुक भी नहीं पाती। यूरी जियांग को कहती कि आप ये क्या कर रहे हैं। जियांग कहते हैं कि तुम्हारा वो क्लासमेट तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। यूरी कहती कि मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं। ये बोलकर वो नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जब रात को यूरी घर आती है तो उसकी माँ फिर से उसे देर से आने और राशन न लाने के लिए ताना मारने लग जाती है, जो सुनकर यूरी सीधे अपने रूम में चली जाती है। देन यूरी फिर से अपने डेस्क के पास जाती है और अपना बॉक्स ओपन करती है, लेकिन वो देखती है कि उसमें एक भी रुपया नहीं है, जो देखकर वो डर जाती है। वो भागकर बाहर जाती है और मॉम से कहती है कि मेरे पैसे कहाँ गए। यूरी का ब्रदर रैन कहता है कि मुझे जूते पसंद आए थे, इसलिए अब उन पैसों से मैं वो लेने वाला हूँ। यूरी चिल्लाकर कहती कि वो मेरे कॉलेज की फ़ीस के पैसे थे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यूरी मिसेस जैंग को कहती है कि प्लीज़ मॉम मुझे वो पैसे वापस दे दीजिए। मिस्टर जैंग यूरी से कहते कि तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो, चुपचाप अपनी मॉम की बात मानो। यूरी मिसेस जैंग को रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मॉम मुझे पैसे वापस दे दो, वो मेरे कॉलेज की फ़ीस थी। मिसेस जैंग यूरी को कहती कि अब तुम पैसों के लिए अपनी मॉम से बहस करोगे। ये बोलकर वो यूरी को धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल देती है और कहती कि जाओ अब बाहर ही रहो। यूरी घर के बाहर ही बैठ जाती है और रोने लग जाती है। नेक्स्ट दिन में यूरी सड़क के किनारे बारिश में बैठकर रो रही होती है और सोच रही होती है कि अब मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। तभी जियांग वहाँ अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और यूरी के पास आकर खड़ा हो जाता है। यूरी जियांग को देखकर खड़ी हो जाती है। जियांग उसे गोद में उठाकर सीधे अपने फ्लैट में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में वो यूरी के साथ सोफे पर बैठा होता है और उसे पानी देकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। यूरी को वहाँ रुकना सही नहीं लगता और वो तुरंत खड़ी होकर कहती कि सॉरी कि ना मुझे निकलना चाहिए। जियांग कहता है कि आज यहीं रुक जाओ, यहाँ 2 रूम हैं।
तभी जियांग की मैड उसे कुछ कपड़े ला कर देती है, जिसे जियांग यूरी को देते हुए कहता है कि जाओ कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। यूरी थैंक्स कहकर कपड़े चेंज करने चली जाती है। जियांग बाहर सोफे पर बैठकर स्मोकिंग करने लग जाता है और युआन को कॉल करता है और कहता है कि वो लड़की मेरे साथ है, उसे कैसे पटाऊं। युआन कहता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे अपने पैसे दिखाओ, काम अपने आप हो जाएगा। तभी यूरी चेंजिंग रूम से बाहर आती है और जियांग उसे देखकर तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। वो कहती कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप रेस्ट कर लीजिए। जियांग यूरी को पकड़कर उसे किस करने लग जाता है। जियांग यूरी को ऊपर उठाकर उसे टेबल पर बिठा देता है और कंटिन्यू किस करने लगता है। यूरी उसे रोक देती है और कहती कि मिस्टर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, जो सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी जियांग के घर से निकल जाती है और सड़क पर चलते हुए सोच रही होती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। वो सोचती कि मैं ग्रैंड माँ को कॉल करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। यूरी अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है और कहती कि मुझे मॉम ने घर से बाहर निकाल दिया है, क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ। ग्रैंड माँ कहती कि फिर से तुम्हारी मॉम ने तुम पर गुस्सा किया। यूरी कहती कि उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए जो मैंने कॉलेज फीस के लिए जमा किए थे। ग्रैंड माँ कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम की बात मान लेनी चाहिए, वैसे भी ये किताबें तुम्हारे क्या काम आएंगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पढ़ाई छोड़कर शादी कर लो। अपनी ग्रैंड माँ के मुंह से ये सुनकर यूरी पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ग्रैंड माँ कहती कि तुम अपने दिल की सुनो। यूरी सोचती कि मुझे कॉलेज जाना है, मतलब जाना ही है। जिसके बाद यूरी फिर से जियांग के घर जाती है और जियांग को कहती है कि क्या हम बस आज रात की डील कर सकते हैं। देन वो जियांग का हाथ पकड़ लेती है और जियांग यूरी को किस करने लग जाता है और उसे बेड पर लेकर जाता है, जहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। आधी रात को जब जियांग की नींद खुलती है तो वो उठकर यूरी को ही देख रहा होता है कि तभी उसे युआन का कॉल आता है, जो जियांग को कहता है कि आंटी ने तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज की है, उन्होंने तुम्हें जल्दी वापस आने को कहा है। जियांग कहता है कि जिसने पार्टी रखी है वो खुद चला जाए, मैं अभी वापस नहीं आ रहा। युआन कहता है कि तुमने अपना काम तो कर ही लिया होगा, लड़की को पैसे दो और वहाँ से आ जाओ। तभी यूरी की आँख खुल जाती है और जियांग कॉल कट कर देता है। यूरी जियांग को कहती है कि क्या अब मैं जा सकती हूँ। वो कहते कि हाँ, लेकिन पहले सावर ले लो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो कहती कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देन जब वो सावर लेकर आती है तो जियांग हॉल में बैठा होता है। वो यूरी को कहते हैं कि तुमने कुछ खाया नहीं है, ये पेस्ट्री खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। यूरी उसके साथ बैठ जाती है और पेस्ट्री खाने लगती है। तभी जियांग फिर से यूरी को किस करने लग जाता है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब जियांग उठता है तो देखता है कि यूरी वहाँ नहीं है। तभी उसे यूरी का एक नोट मिलता है जिस पर उसने लिखा था कि आपने जो पैसे दिए उसके लिए थैंक्स, मैं फ्यूचर में आपको वो पैसे जरूर लौटा दूंगी, अच्छा होगा कि अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में भूल जाएं। ये पढ़कर जियांग तुरंत यूरी को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता, वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ यूरी अपना सिम कार्ड निकल कर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और अपने मैनेजर मिसेस वू को कॉल करके कहती है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे कुछ भी मत बताना। नेक्स्ट सीन में जियांग यूरी को ढूंढने के लिए उस मंदिर में आता है, लेकिन यूरी उसे वहाँ पर नहीं मिलती है। तभी जियांग वहाँ लगे ट्रेवल एजेंसी के पोस्टर को देखता है और उसके नंबर पर कॉल करके मिसेस वू से यूरी के बारे में पूछता है। मिसेस वू कहती कि सॉरी, लेकिन यूरी ने रिजाइन कर दिया है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। नेक्स्ट सीन में यूरी वहीं आती है जिसके हाथ में बिन का मफलर होता है। यूरी आंटी यून के पास जाती है और कहती कि मैं बिन का मफलर लुटाने आई हूँ। आंटी यून यूरी से कहती है कि देखो यूरी, अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे के पीछे मत पड़ो, वो एक होनहार लड़का है, लेकिन तुम्हारी फैमिली की तो बात ही ना करे तो अच्छा है, तुम अपने साथ साथ बिन को भी गड्ढे में गिरा दोगे। यूरी कहती लेकिन आंटी मैं तो बस उसे अपना अच्छा फ्रेंड मानती हूँ। आंटी यून कहती कि इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई भी है। यूरी उदास होकर बिन का मफलर वहीं रख देती है और गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जियांग अपने होम टाउन वापस आ गया होता है। वो एक बार में बैठकर यूरी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी युआन वहाँ आता है, जिसे देखकर जियांग कहता है कि क्या तुम्हें वो मिली। युआन कहते कि नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैंने कुछ फ्रेंड्स को उस पर नजर रखने को कहा है। जियांग फ्रस्ट्रेशन में एक सांस में वाइन खत्म कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन हमें 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होता है और वो एक डिजाइनर बन गई होती है और तियान ग्रुप में अपना काम कर रही होती है। तभी यूरी की एक कलीग जिसका नाम साउरू होता है, वो वहाँ पर आती है और यूरी को कहती है कि तुम 3 महीने से यहाँ पर हो और अब तक सिंगल हो, कई लोग मुझे पूछते हैं कि तुम सिंगल हो या नहीं। यूरी कहती कि बॉयफ्रेंड तो मैं तब बनाऊंगी ना जब डायरेक्टर मुझे काम से फुर्सत होने देंगे। साउरू कहती कि तुम तो सच में बहुत मेहनती हो, काम के बाद हम साथ में योगर्ट खाने चलेंगे। तभी डायरेक्टर वहाँ आ जाते हैं और यूरी को एक और काम दे देते हैं। यूरी ओके बोलकर काम पूरा करने चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जियांग अपने मॉम डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहाँ पर मिसेस जी जियांग को कहती है कि तुम 3 साल से गू फैमिली के रिश्ते को टाल रहे हो, तुम कब तक ऐसा करोगे। जियांग कहते कि मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मिस्टर जी कहते कि ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कंपनी कब ज्वाइन कर रहे हो। जियांग कहते कि कल ही। तभी जियांग देखते है कि यूरी रेस्टोरेंट के बाहर है
वो दौड़कर तुरंत बाहर जाता है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं दिखती। वो सोचता है कि क्या सच में वो मेरे होम टाउन में ही है। नेक्स्ट दिन में ध्यान ग्रुप में एक मैनेजर यूरी और बाकी एम्प्लॉयज़ को बताती है कि आज नए बॉस कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम और रिच है। जो सुनकर सारे एम्प्लॉय भागकर जियांग को देखने चले जाते हैं। यूरी भी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जियांग असिस्टेंट के साथ ऑफिस में एंटर करता है और सभी एम्प्लॉयज़ उसका वेलकम करते हैं। लेकिन जियांग इतनी जल्दी वहाँ से निकल जाता है कि यूरी उसे देख ही नहीं पाती। ऑफिस में जाते जाते जियांग एक पोस्टर देखता है और असिस्टेंट को कहता है कि ये किसने बनाया है। वो कहता है कि ये जेंग यूरी नाम के एक डिज़ाइनर ने बनाया है। जेंग समझ जाता है कि ये उसकी यूरी ही है और वो असिस्टेंट को यूरी को अपने कैबिन में भेजने को कह देता है। जिसके बाद असिस्टेंट यूरी के पास जाता है और कहता है कि बॉस को आपका पोस्टर पसंद आया है, उन्होंने आपको कैबिन में बुलाया है। यूरी खुश हो जाती है और असिस्टेंट के साथ वहाँ से चली जाती है। देन वो जियांग के केबिन के अंदर जाती है और जैसे ही जियांग फाइल अपने सामने से हटाता है, यूरी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डरकर वहाँ से भाग जाती है। देन जियांग असिस्टेंट को तुरंत यूरी का बायोडाटा देने को कहता है, तो असिस्टेंट उसे वो लाकर दे देता है, जिसे देखने के बाद जियांग तुरंत वहाँ से चला जाता है। देन यूरी भागकर अपनी डेस्क पर जाती है और साउरू से पूछती कि क्या हुआ, कि सच में वो हैंडसम थे। यूरी कहती कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, मैं घर जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन जब यूरी पैदल घर जा रही होती है तभी जियांग अपनी कार में आता है और यूरी के पास कार रोककर कहता है कि क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यूरी नर्वस हो जाती है और जियांग कार से उतरकर यूरी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन यूरी उसे मना कर देती है और कहती कि ये सही नहीं है। जियांग यूरी को गोद में उठा लेता है और उसे कार में बिठा देता है और खुद भी कार में बैठ जाता है। यूरी कहती कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो कहते कि हॉस्पिटल। वो कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा डर गई थी। जियांग यूरी का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? क्या तुम्हें पता भी है पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। ये बोलकर वो यूरी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी कहती कि नहीं, हमारे बीच जो रिश्ता था वो बस एक रात का था, अब आप ये नहीं कर सकते। जियांग कहता है कि तुम्हारे लिए बस ये एक डील थी। यूरी कहती कि डोर ओपन करो, मुझे जाना है। और हाँ, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, इसलिए प्लीज़ ऑफिस में मुझसे अनजानों की तरह बिहेव करना, या मुझे फिर से रिजाइन करना पड़ेगा। जियांग गुस्सा होकर डोर ओपन कर देता है और यूरी चली जाती है। नेक्स्ट दिन में ध्यान ग्रुप में एनुअल मीटिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, जहाँ पर यूरी एक सुंदर सी ड्रेस में सारू के साथ बैठी होती है। तभी जियांग वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सभी से चीयर्स करने लग जाते हैं। जियांग लकी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देने के लिए लकी ड्रॉ से एक बॉल निकालकर अपने असिस्टेंट को देता है। असिस्टेंट देखती कि बॉल में यूरी का नाम आया है। वो यूरी को स्टेज पर इनवाइट करती है। देन जियांग उसके लिए क्लिपिंग करके उसे रिवॉर्ड दे देता है। देन जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद यूरी जा रही होती है, तभी असिस्टेंट यूरी को एक रूम कार्ड देता है और कहते कि मैं एक सामान ऊपर भूल गया हूँ, क्या तुम ला सकती हो? यूरी ओके बोलकर कार्ड लेकर चली जाती है। देन जब यूरी रूम के अंदर जाती है तो हम देखते कि जियांग पहले से अंदर होता है, जो कि पीछे से आकर डॉलो कर देता है। यूरी जियांग को देखकर कहती कि आप यहाँ कैसे हैं? जियांग कुछ नहीं कहता और यूरी को किस करने लग जाता है, लेकिन यूरी उसे पुश कर देती है। जियांग कहता है कि मैं 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? यूरी कुछ नहीं कहती है और जियांग फिर से उसे किस करने लग जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब यूरी की आँख खुलती है तो जियांग कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? वो कहती कि नहीं। जियांग कहता है कि तो तुम मुझसे बचती क्यों रहती हो? यूरी कहती क्योंकि उस रात के बाद हमने फैसला किया था कि हम आप कभी नहीं मिलेंगे। जियांग कहता कि ये बस तुमने डिसाइड किया था, मैंने नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यूरी कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लायक हूँ। वो कहता है कि तुम बस ये बताओ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं। यूरी कहती कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जियांग कहता है कि ठीक है, 3 सेकंड देता हूँ। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब यूरी अपने ऑफिस डॉर्मेटरी रूम में होती है तभी कोई डोर नॉक करता है। यूरी डोर ओपन करती है और जियांग को बाहर देखकर हैरान हो जाती है, जो कि उसके लिए लंच लेकर आया होता है। यूरी डर के तुरंत उसे अंदर खींच लेती है और डोर बंद करके कहती है कि ये डॉर्मेटरी है, तुम यहाँ ऐसे नहीं आ सकते, कोई देख लेगा। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन जियांग यूरी को लंच करने को कहता है और यूरी साथ बैठकर लंच कर लेती है। देन जियांग कहता है कि चलो अब सो जाते हैं। यूरी कहती कि तुम भी ना हमेशा सोने की बात करते हो। जियांग उसे हक कर लेता है और कहते कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। नेक्स्ट डे जब यूरी ऑफिस में होती है तो साउरू उससे कहती है कि तुम कुछ दिनों से रूम से बाहर क्यों नहीं आ रही हो? यूरी कहती कि बस ऐसे ही मेरा मन नहीं होता। साउरू कहती कि तुम ज़्यादा पैसे मत बचाओ, तुम्हें अभी घूमना फिरना चाहिए, तभी तो तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल पाएगा। यूरी कहती कि हाँ ठीक है।
तभी पास के टेबल पर बैठा एक एम्प्लॉय एक लड़की को धीरे से कहता है कि यूरी बस सिंगल होने का नाटक करती है। पिछले 3 दिनों से मैं उसके रूम से एक आदमी की आवाज आते सुन रहा हूँ। तभी ऑफिस का एक और एम्प्लॉय जिसका नाम जेजे होता है वो वहाँ पर आ जाता है और यूरी को देखकर सोचता है कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में लंच ब्रेक में जब यूरी सावरू के साथ लंच कर रही होती है तभी साइड की टेबल पर बैठी एक एम्प्लॉय यूरी के बारे में एक आदमी से कह रही होती है कि यूरी तो इतने लोगों के साथ सो चुकी है जिसकी कोई गिनती नहीं है। यूरी और सावरू ये सुन लेते हैं और सावरू गुस्सा करते हुए उस एम्प्लॉय को कहती है कि बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। वो एम्प्लॉय कहती है कि ये सब मुझे जेजे ने कहा है, उसने यूरी की हरकतों के बारे में हमें सब बता दिया है। सावरू यूरी का हाथ पकड़कर उसे जेजे के पास लेकर आती है और कहती कि तुम यूरी के बारे में इतनी गंदी बातें कैसे कह सकते हो। जेजे यूरी से कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है। जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने कहा था कि तुम्हारी एज कम है और अब तो तुम लोगों के साथ सोने भी लग गई हो। यूरी कहती कि बकवास बंद करो। जेजे कहता कि अगर ये बकवास है तो तुम सबके सामने ये कसम खाओ कि तुम किसी आदमी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हो। यूरी कुछ नहीं कहती और जेजे कहता कि मुझे पता था तुम कसम नहीं खाओगी, इसीलिए चुपचाप बता दो कि वो आदमी कौन है। तभी जियांग वहाँ आ जाता है जिसे देखकर जेजे कहता है कि बॉस इस यूरी ने हमारे ऑफिस को बदनाम किया है, ये डॉर्मेट्री रूम में अनजान मर्दों के साथ सोती है। जो सुनकर जियांग जेजे को किक करके नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं आज ही तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। जेजे खड़े होकर कहते कि बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे समझाने का मौका दीजिए, गलती इस यूरी की है। जियांग वहाँ बैठे सभी लोगों को अपना काम करने को कहता है और फिर यूरी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वो यूरी को अपने कैबिन में लेकर आता है और उसे हक करके कहते कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। यूरी रोने लग जाती है जो देखकर जियांग उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन यूरी उसे रोक देती है। जियांग कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सहना पड़ा है, इसलिए मैं ही इसे ठीक करूंगा। आपसे तुम मेरे घर में रहोगे, वहाँ किसी को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जो सुनकर यूरी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग यूरी को अपने घर में ले आता है जहाँ पर उसके सारे मेट्स यूरी का वेलकम करते हैं। जियांग यूरी को अपने बेडरूम में लेकर जाता है और कहता है कि अब से ये हमारा बेडरूम है। यूरी कहती कि हमारा। जियांग कहते कि तुम क्या चाहती हो कि मैं लिविंग रूम में सोऊं। जिसके बाद जियांग के मेट्स यूरी के लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आते हैं और जियांग यूरी को ड्रेस ट्राई करने को कहता है। यूरी ड्रेस चूज करके उसे ट्राई करने चली जाती है। देन जब यूरी वो ड्रेस पहनकर आती है तो जियांग तो उसे देखता ही रह जाता है और कहते कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही बहुत सारी ड्रेसेस और ज्वेलरीज भी खरीदूंगा। वो उसे अपना कार्ड भी दे देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो इसे खरीद लेना। ये बोलकर पहले तो वो यूरी को हक करता है और फिर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग यूरी को अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए एक बार में लेकर जाता है जहाँ पर युआन के साथ उसके बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं जो यूरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे भाभी कहकर वेलकम करते हैं। जब सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं तो जियांग की एक फ्रेंड यूरी को कहती है कि तुम किस फैमिली से हो। यूरी कहती कि मैं जैंग फैमिली से हूँ। वो लड़की कहती लेकिन मैंने तो ये नाम नहीं सुना है। यूरी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जियांग जब यूरी को लेकर बाहर से वापस जा रहा होता है तो जियांग की फियांसी कू वांकिंग भी ये सब देख लेती है। वांकिंग की सिस्टर उसे कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसकी वजह से जियांग ने 3 साल तक तुमसे शादी नहीं की है। वांकिंग कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, जियांग कभी भी इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रही बात उस लड़की की तो उसे तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। नेक्स्ट दिन में जियांग यूरी को ऑफिस ड्रॉप कर देता है और यूरी ऑफिस के अंदर चली जाती है। जब यूरी अपनी डेस्क पर जाकर बैठती है तो सावरू उसके नेक पर लव बाइट देख लेती है और जोर से कहती कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यूरी कहती कि चिल्लाओ मत। सावरू कहती कि वो कौन है, मुझे भी तो बताओ। यूरी कहती कि तुम्हें बाद में खुद पता चल जाएगा। तभी मैनेजर वहाँ आकर सभी को बताती है कि आज नई डिपार्टमेंट हेड ऑफिस को ज्वाइन करने वाली है। जो सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि वो कौन होगा। तभी वांकिंग वहाँ पर आ जाती है और कहती कि मैं गो वांकिंग हूँ, आज से मैं आपके डिपार्टमेंट की हेड हूँ। सभी एम्प्लॉयज़ खड़े हो जाते हैं और वांकिंग कहती है कि आप सभी को अपना काम अच्छे से करना होगा। वो यूरी की तरफ देखकर कहती है कि अगर कोई भी गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देन वांकिंग यूरी का आईडी कार्ड देखती है और कहती कि मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, तो क्यों ना तुम वो बन जाओ। यूरी हैरान हो जाती है और कहती कि क्या सच में। नेक्स्ट सीन में यूरी वांकिंग के साथ ऑफिस में होती है। वांकिंग उसे कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैं गो वांकिंग हूँ और जियांग की होने वाली वाइफ भी। यूरी नर्वस हो जाती है जिसे देखकर वांकिंग कहती है कि दिखने में तो तुम भी अच्छी खासी ही हो। यूरी कहती कि आप क्या कह रही हैं, मुझे नहीं पता। वांकिंग कहती कि आप नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या गुल खिला रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, जियांग ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। उसने कहा कि वो तुम्हें बस मिस्ट्रेस बनाकर रखेगा, उसकी असली वाइफ तो मैं ही रहूंगी। यूरी को ये बात सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। सावरू कहती कि क्या हेड ने तुम्हें कुछ कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो।
यूरी कहती कि कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। तभी यूरी को जियांग का मैसेज आता है जो कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। यूरी परेशान थी इसलिए वो भूख नहीं कह देती है। तभी एक डिलीवरी बॉय बहुत सारा लंच पार्सल लेकर आ जाता है और यूरी को कहता है कि मैम ये आपका ऑर्डर है, जिसे देखकर यूरी हैरान हो जाती है। साउरू कहती कि इतना सारा खाना, ये तो मेरे पूरे महीने की सैलरी के बराबर है, तुम क्या कर रही हो। यूरी कहती कि चलो साथ में खाते हैं। साउरू खुश हो जाती है और यूरी को थैंक्स कहती है और यूरी लंच को उनके साथ शेयर कर लेती है। तभी जियांग वहाँ आता है और यूरी को अपने साथ टी रूम में चलने को कहता है। यूरी उसके साथ चली जाती है। जियांग टी रूम में आने के बाद यूरी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करके कहता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। यूरी कहती कि आती है, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारी कोई फियांसी है। जियांग कहता है कि हाँ है। यूरी सैड हो जाती है और फिर जियांग कहते हैं कि वो तुम ही हो। यूरी उसे वांकिंग के बारे में कहने ही वाली होती है कि तभी उसे उसकी फॉर्मर मिनिस्टर मिमी का कॉल आ जाता है, जो रोते हुए यूरी को वहाँ पर आने को कह रही होती है। यूरी कहती है कि मैं आती हूँ, आप रोइए मत। देन यूरी जियांग को सारी बात बताकर चली जाती है और यूरी सीधे मिमी के घर जाती है और उसे रोता देखकर कहती कि आपको क्या हुआ, आपकी तो शादी होने वाली थी ना। मिमी कहती है कि उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, उसने कहा था कि उसके पास घर गाड़ी सब कुछ है और वो मुझसे ही शादी करेगा, लेकिन 1 महीने पहले ही उसने मुझे बताया कि वो किसी और से शादी कर रहे हैं। यूरी कहती कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मिमी कहती कि क्या तुम मुझसे जाके पूछ सकती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसे प्यार करती हूँ। यूरी कहती कि अगर मैं उसे ढूंढ भी लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आपसे तब भी प्यार नहीं करेगा ना, इसीलिए अच्छा होगा कि आप उसे भूल जाइए। वैसे भी आपको अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे किसी मैन की जरूरत नहीं है। मिमी कहती कि शायद तुम सही कह रही हो, तुम मेरी तरह कभी भी किसी अमीर आदमी के चक्कर में मत पड़ना, वो बस हमें टॉय की तरह यूज करके फेंक देते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी सड़क पर जाते हुए मिमी की बातों को याद कर रही होती है। देन जब वो ऑफिस के सामने पहुंचती है तो देखती है कि जियांग और वांकिंग ऑफिस के बाहर बातें कर रहे हैं। वांकिंग जियांग को कहती है कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। जियांग कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला ना तो कभी लिया था और ना ही कभी लूंगा। ये बोलकर वो कार में बैठ ही रहा होता है, लेकिन उसे फील होता है कि यूरी वहाँ है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। जियांग कार में बैठकर यूरी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। जियांग ऑफिस कॉल करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि यूरी ने छुट्टी ले ली है। दूसरी तरफ यूरी जियांग के घर में आ गई होती है। वहाँ वो जियांग की बातों को याद करते हुए सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी यूरी रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जियांग ने उसके लिए कितनी सारी ज्वेलरीज खरीदी हुई है। तभी जियांग फिर से उसे कॉल करता है। यूरी कॉल रिसीव कर लेती है। जियांग कहते कि फाइनली तुमने फ़ोन उठा लिया, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। यूरी कहती कि मैं घर आ चुकी हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। फिर जब जियांग घर आता है तो देखता है कि यूरी डिनर रेडी कर रही है, जो देखकर वो उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। जियांग यूरी से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। यूरी उसे एक किस करती है और कहती कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जियांग जब बर्तन धोने जाता है तो यूरी सोचती है कि इतने बड़ी फैमिली का बेटा मुझ जैसी गरीब लड़की के लिए बर्तन धोने को भी तैयार है, ये दिखावा है या प्यार। तभी जियांग यूरी से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर बीजिंग जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी। तभी यूरी को उसकी मॉम का कॉल आता है। मिसेस जियांग यूरी से कहती है कि तुम्हारे भाई की एक गर्लफ्रेंड घर आने वाली है, जल्दी से हमें पैसे भेजो। यूरी कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है। मिसेस जियांग कहती कि बकवास बंद करो, इतना पढ़ लिख कर तुम क्या कर रही हो, चुपचाप 1 लाख युआन भेजो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। यूरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जो देखकर जियांग उसके पास आकर बैठ जाता है और कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि कुछ नहीं, क्या कल तुम छुट्टी लेकर मेरे साथ कहीं जा सकते हो। वो कहते कि हाँ बिल्कुल, कहाँ जाना है। नेक्स्ट डे यूरी जियांग को एक नॉर्मल कपल की तरह बाहर लेकर आती है और मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही खुद वेजिटेबल्स के प्राइस पूछकर बार्गेनिंग करने लगती है। जियांग उसे चुपचाप देखता रहता है। जब वो आगे टहल रहे होते हैं तो जियांग कहता है कि तुम आज मुझे यहाँ क्यों लाए हो। यूरी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक सिंपल फ्यूचर को इमेजिन करना चाहती थी। जियांग कहते हैं कि तो अब हम क्या करने वाले हैं। वो कुछ नहीं कहती और जियांग को अपनी तरफ खींचकर किस करने लग जाती है। नेक्स्ट डे जब जियांग ऑफिस जाता है तो वांकिंग वहाँ पहले से होती है और जियांग को कहती कि डैड ने कहा है कि मैं हमारी शादी से पहले थोड़ा काम का एक्सपीरियंस ले लूँ। जियांग कहते कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी और को हायर कर लूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। किंग कहते कि ये मत समझो कि मैं तुमसे भीख मांगूंगी, वैसे भी तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की कहीं नहीं मिल पाएगी। जियांग उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। देन जियांग अपने केबिन में जाता है और यूरी को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें अपने मॉम डैड के साथ डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। काफी देर बाद भी जब यूरी का रिप्लाई नहीं आता तो जियांग को यूरी की फिक्र होने लगती है और वो तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल करके ऑफिस से चला जाता है। जियांग सीधे अपने घर आता है और हर जगह यूरी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे यूरी नहीं मिलती। तभी जियांग को यूरी का एक नोट मिलता है जिस पर उसने लिखा था कि शायद हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और मैं आपके लायक नहीं हूँ। मुझे डर है कि इतना कुछ लेने के बाद मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। इस कार्ड में वो पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे, इसलिए अच्छा होगा कि हम अब अपने रिश्ते को यहीं खत्म कर दें।
जियांग ये पढ़कर पूरी तरह से टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन जियांग के घर आता है। जियांग उससे कहता है कि यूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो और उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढो। युआन ठीक है कहकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में जियांग ऑफिस में होता है और सावरू को बुलाकर यूरी के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसने रिजाइन क्यों किया। सावरू कहती कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया था। जियांग कहता है कि क्या कंपनी में उसके साथ कुछ हुआ था। सावरू कहती कि हाँ, हमारी नई डिपार्टमेंट हेड मिस वांकिंग ने उस दिन यूरी को अपने केबिन में बुलाया था और उसके बाद से यूरी काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। जियांग समझ जाता है कि ये सब वांकिंग का ही काम है, जिसके बाद जियांग सीधे वांकिंग के केबिन में जाता है जहाँ पर वो यूरी के जाने की खुशी में आराम से बैठी हुई थी। जियांग को देखकर वांकिंग कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वो वांकिंग का गला दबाते हुए दीवार से टिका देता है और कहते कि तुमने उसे धमकाया है ना, तुमने उसे कहा था ना कि मैं उसे मिस्ट्रेस बनाना चाहता हूँ। वांकिंग कहती कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने बस उसे कहा था कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। जियांग चिल्लाकर गुस्से में कहता है लेकिन मैं तुम्हें फियांसी नहीं मानता। जियांग उसका गला और जोर से दबाने लग जाता है, लेकिन तभी असिस्टेंट आकर जियांग को शांत करवा देता है। वो वांकिंग को धक्का देकर असिस्टेंट को कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, आज के बाद ये ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए। वांकिंग कहती है लेकिन हमारी शादी होने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जियांग कहता है कि ये बस तुम्हारा सपना है। देन असिस्टेंट गार्ड्स को वहाँ पर बुलाता है और वो वांकिंग को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने घर में यूरी को याद करते हुए एक के बाद एक गिलास ड्रिंक पीता जा रहा था। तभी युआन आता है और उसे रोक कर कहता है कि इतनी ड्रिंक मत करो, वैसे भी तुम्हें वांकिंग से शादी करनी है, कभी ना कभी तो उसे जाना ही था ना। जियांग कहता है लेकिन मुझे वांकिंग से शादी नहीं करनी, मैं बस यूरी से ही शादी करूँगा। नेक्स्ट से 3 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी हाईचिंग आ गई है और उसने अपना खुद का प्रिंटिंग शॉप ओपन कर लिया है जहाँ वो रोड पर सभी को अपना एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बता रही होती है। तो जब यूरी अपनी शॉप के अंदर जाती है तो एक लेडी वहाँ पर आकर कहती है कि यहाँ का मालिक कौन है। यूरी कहती कि यहाँ के मालिक शादी करके यहाँ से चले गए हैं, मैंने ये शॉप ले ली है, क्या आपको कोई काम था। वो लेडी कहती कि मुझे एक एडवर्टाइजमेंट पेज डिज़ाइन करवाना था। यूरी कहती कि मैं कर दूंगी, आप बताइए। देन यूरी उस लेडी को अपने डिज़ाइंस दिखाकर शाम तक अपना काम ख़त्म करती है और सोचती कि शायद लगातार मेहनत करके मैं भी कुछ बन जाऊंगी। नेक्स्ट दिन में काम ख़त्म करके यूरी हमेशा की तरह वेज हॉटपॉट खाने एक रेस्टोरेंट जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर बैठती है तभी बिन भी वहाँ आ जाता है और यूरी को देख लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सालों बाद देखा है। यूरी कहती कि हाँ, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद मैं होम टाउन नहीं गई हूँ, क्या तुम भी हाइचिंग में काम करते हो। बिन कहता है कि हाँ, मैं भी जॉब के लिए यहाँ आया हूँ। वो दोनों बातें करते हुए साथ में ही डिनर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में जियांग अपने मॉम डैड के घर पर होता है जहाँ पर मिसेस जी उसे कहती है कि घर के बड़ों ने तुम्हारी शादी गू फैमिली में फिक्स की है, तुम्हें उनकी बात माननी होगी। जियांग कहते कि मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मिस्टर जी जियांग से कहते कि ठीक है मत करो, लेकिन अब तुम शादी के लायक हो गए हो, उसे नहीं तो किसी और को पसंद कर लो, तुम्हारी मॉम के पास और भी ऑप्शंस हैं। जियांग कहते कि मैंने पहले ही लड़की चूज़ कर लिया। मिसेस जी कहती कि तुम उसे मामूली एम्प्लॉय की बात कर रहे हो ना, मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। जियांग कहता है कि मॉम वो मामूली नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना नहीं करूंगा। ये बोलकर वो गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट दिन में यूरी जब अपने स्टूडियो में काम कर रही होती है तो बेन वहाँ पर आ जाता है और यूरी को डिनर पर चलने को कहता है। यूरी कहती कि मैंने खाना पैक करवा लिया है, मुझे थोड़ा काम भी है। बीन कहता कि तो क्या कल तुम फ्री हो। यूरी को आंटी यून की बात याद आ जाती है जिन्होंने उसे बिन से दूर रहने को कहा था। यूरी बिन को कहती कि सॉरी, लेकिन कल मेरी एक अपॉइंटमेंट है। बिन कहते कि कोई बात नहीं, हम कभी और चले जाएंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे यूरी एक डिज़ाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए एक बिडिंग में जाती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक आदमी यूरी से कहता है कि अब प्रिंटिंग शॉप वाले भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या मजाक है। यूरी उसे इग्नोर कर देती है। मिस्टर वांग यूरी को प्रेजेंटेशन देने को कहते हैं। यूरी सभी के सामने जाकर अपना प्रेजेंटेशन देती है जो कि वहाँ पर बैठे सभी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। मिस्टर वांग यूरी से कहते कि भले ही तुम बस एक प्रिंटिंग शॉप चलाती हो, लेकिन तुम्हारे आइडियाज़ कमाल के हैं, मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूँगा। यूरी मिस्टर वांग को थैंक्स कहती है और कहती कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। वो खुश होकर बाहर आती है और वहाँ से चली जाती है। तो बाद जियांग भी अपने मैनेजर मिस्टर टैंग के साथ हाइचिंग आता है और तभी उसके साइड से यूरी की कार गुजरती है और जियांग को लगता है कि उसने यूरी को देखा। वो तुरंत कार रोकने को कहता है और दौड़कर पीछे जाता है, लेकिन उसे यूरी वहाँ नहीं दिखाई देती है। मिस्टर टैंग जियांग के पास आकर कहते कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नेक्स्ट सीन में सावरू हाइचिंग में यूरी के घर आई होती है। वो यूरी को कहती कि तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना याद किया, लेकिन मानना पड़ेगा तुम कमाल की हो, तुमने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया और खुद का घर भी खरीद लिया, ये तो कमाल की बात है। यूरी कहती कि हाँ, लेकिन प्लीज़ इसके बारे में किसी को मत बताना। सावरू कहती कि नहीं बताऊंगी।
तभी यूरी साउरू के लिए खाना लेने किचन में जाती है और साउरू पीछे से उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसे वीचेट पर पोस्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जब असिस्टेंट ऑफिस में होता है तो वो वीचेट पर वो फोटो देख लेता है और दौड़कर तुरंत जियांग के पास जाता है और उसे वो फोटो दिखाता है, जो देखकर जियांग को फिर से एक उम्मीद मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में यूरी अपने स्टूडियो में होती है और मिस्टर वांग यूरी से मिलने आते हैं। यूरी उन्हें बैठने को कहती है। मिस्टर वांग यूरी से कहते कि मैंने सुना है कि तुम 10 लोगों का काम अकेले करती हो, सच में तुम बहुत काबिल हो। तभी जियांग भी असिस्टेंट के साथ वहाँ आ जाता है और दूर से यूरी को स्टूडियो में देखकर खुश हो जाता है। इधर मिस्टर वांग यूरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें साइंस पार्क में 8 मिलियन युआन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, क्या तुम इसे अकेले हैंडल कर पाओगी? यूरी कहती कि आप बेफिक्र रहिए, मैं टाइम पर काम पूरा कर लूंगी। मिस्टर वांग ओके बोलकर यूरी से हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी साइंस पार्क में अपना काम देखने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर चुपचाप बैठा है और उसने वर्कर्स को भी काम करने से मना कर दिया है। यूरी उस मैनेजर से कहती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप ऐसे काम बंद नहीं कर सकते, वरना मुझे आप पर केस करना होगा। मैनेजर खड़ा होता है और कहते कि बस 3 दिन बचे हैं, देखता हो तुम्हारी हेल्प कौन करता है। ये बोलकर वो यूरी को धक्का दे देता है। यूरी गिरने ही वाली होती है, लेकिन जियांग उसे वहां पर आकर पकड़ लेता है। देन जियांग उस मैनेजर से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो। मैनेजर कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए तो मैं काम नहीं करूँगा। तभी जियांग के कुछ वर्कर्स वहाँ आते हैं और वहाँ सोए हुए सारे वर्कर्स को वहाँ से भगाकर खुद काम में लग जाते हैं, जिन्हें देखकर वो मैनेजर हैरान हो जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खुद वहीं फंसकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर यूरी हंसने लगती है। देन यूरी जियांग को थैंक्स कहती है। जियांग यूरी से कहता है कि बस थैंक्स, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? तुमने तो मुझे समझाने का मौका भी नहीं दिया और बिना बताए यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था वांग किंग मेरे ऑफिस में काम कर रही है, मैं बस तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। यूरी कहती कि मैंने तुम्हें उसकी वजह से नहीं छोड़ा था। जियांग कहते कि फिर क्यों छोड़ा था? यूरी सोचती कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और अब मैं हो गई हूँ। ये सोचकर यूरी जियांग को वहीं किस करने लग जाती है। देन जियांग यूरी को उठाकर सीधे अपने फ्लैट में ले आता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब यूरी की आँख खुलती है तो वो देखती कि जियांग बेड पर नहीं है। वो तुरंत उठकर उसे आवाज़ लगाने लग जाती है। जैसे ही यूरी जियांग को ढूंढने रूम से बाहर जाती है तो देखती कि जियांग ने हॉल को पूरी तरह से डेकोरेट किया हुआ है और वो उसके सामने खड़ा है। जियांग नील डाउन हो जाता है और एक रिंग का बॉक्स यूरी की तरफ बढ़ाता है। यूरी उसके पास आती है। जियांग कहता है कि तुम्हारे भागने के रिकॉर्ड्स को देखते हुए जल्दी से जल्दी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यूरी हंसती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है कि हाँ मैं करूँगी। जियांग उसे रिंग पहना देता है और उसे हक कर लेता है। देन उसे किस करते हुए एक सेल्फी लेता है और उसे वीचेट पर पोस्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस जी के सिस्टर की बेटी सासा वीचेट पर जियांग और यूरी की फोटो देख लेती है और मिसेस जी को वो फोटो दिखा देती है। जैसे ही मिसेस जी वो फोटो देखती है उनके तो चेस्ट में पेन होने लग जाता है और मिस्टर जी और सासा घबरा जाते हैं। जिसके बाद जियांग अपने ऑफिस में होता है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि साउथ की एक एजेंट आपसे मिलने आई है। जियांग उसे अंदर भेजने को कह देता है। तो एजेंट अंदर आ जाती है और जियांग के पास बैठकर उसके क्लोज होते हुए उसे टच करने की कोशिश करती है। जियांग उसे चिल्लाकर दूर हटाता है और असिस्टेंट को आवाज लगाता है। असिस्टेंट अंदर आकर उस एजेंट को घूर कर देखता है और इशारे से उसे वहां से निकल जाने को कह देता है। जिसके बाद यूरी जियांग को कॉल करती है और कहती है कि मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरी सिटी जाना होगा, क्या उससे पहले आज हम साथ में डिनर करें? जियांग ऑफिस आने को कह देता है और तुरंत असिस्टेंट से कहता है कि मेरी वाइफ ऑफिस आ रही है, मैंने जो कहा था वो सारी अरेंजमेंट कर दो। देन यूरी ऑफिस आकर जियांग को कॉल करती है तो जियांग उसे ऊपर आने को कहता है और यूरी ब्लैक ग्लासेस लगाकर जियांग के ऑफिस आ जाती है ताकि उसे कोई पहचाने ना। देन जैसे यूरी जियांग के साथ बैठ कर बातें करने लगती है तभी असिस्टेंट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को वहाँ लेकर आ जाता है, जो कि यूरी को देखकर उसे चीयर्स करते हैं और 3 2 1 काउंट करके उसे मिसेस जी के तौर पर ऑफिस में वेलकम करते हैं, जो देखकर यूरी शर्मा जाती है और जियांग को धीरे से कहती कि ये सब तुमने किया ना। देन सारे एम्प्लॉयज वहाँ से चले जाते हैं और यूरी और जियांग फिर से बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में जियांग यूरी के साथ डिनर करने जा रहा होता है। तभी रास्ते में वांग किंग आ जाती है, जो यूरी से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम पैसों के लालच में जियांग के मिस्ट्रेस बनने के लिए भी तैयार हो जाओगी। जियांग कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन यूरी उसे रोककर खुद वांग किंग को कहती है कि मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए, अगर आपने मुझे धमकाया ना होता तो मैं तो जियांग को कभी समझ ही नहीं पाती। यूरी अपनी रिंग वांग किंग को दिखाती है और कहती कि थोड़े दिन में हमारी शादी भी होने वाली है, तुम जरूर आना। वांग किंग कहती है कि तुम जैसी लड़की को जी फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जियांग कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर दोनों चले जाते हैं। जाते जाते जियांग यूरी को कहता है कि कल बिजनेस ट्रिप के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? यूरी कहती कि कुछ नहीं, मैं वापस हाईजिंग चली जाऊंगी। जियांग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मॉमलेट से मिलने चलोगे?
यूरी नर्वस हो जाती है। वो कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं है। वो कहती कि नहीं, मैं जाऊंगी। जियांग ओके बोलकर जा रहा होता है, लेकिन यूरी उसे रोक कर कहती है कि अब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें समझ गई हूँ और तुम्हारे साथ आगे जाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जियांग खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस जी मिस्टर जी के साथ यूरी का बायोडाटा देख रही होती है। यूरी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। वो कहती है कि इस लड़के ने तो कुछ भी हासिल नहीं किया है, आखिर जियांग उससे शादी कैसे कर सकता है। मिस्टर जी कहते कि हमारा जियांग बचपन से समझदार है, वो गलती नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। तभी जियांग यूरी को लेकर वहाँ आ जाता है और यूरी जियांग के मॉम डैड को ग्रीट करती है, लेकिन मिसेस जी उसे कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर जी उन्हें बैठने को कहते हैं और यूरी से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम हाईजिंग चली गई हो, तुम वहाँ पर क्या करती हो। यूरी कहती कि मैंने एक प्रिंटिंग शॉप स्टार्ट की है। जियांग कहते कि यूरी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, वो पूरे 8 मिलियन युआन का है। वैसे जी सोचती है कि फेंकने की भी कोई हद होती है, ऐसे कौन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देगा। वैसे जी कहती कि मेरी सिस्टर भी आ गई है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। देन मिसेस जी सासा और अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ आती है और जैसे ही सासा यूरी को देखती है वो कहती कि मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। फिर वो सभी वहाँ बैठ जाते हैं और सासा यूरी को कहती है कि मैंने सुना है कि आपने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की है, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं, मुझे भी आर्ट्स एकेडमी में अप्लाई करना है। यूरी कहती कि हाँ, थोड़ी देर में सिखा दूंगी। सासा कहती कि थोड़ी देर में नहीं, अभी सिखाओ। ये बोलकर वो यूरी को वहाँ से लेकर चली जाती है और मिस्टर जी भी मिसेस जी को अपनी सिस्टर के साथ अकेला छोड़कर जियांग के साथ बात करने चले जाते हैं। देन सासा यूरी से उसके एजुकेशन के बारे में पूछ रही होती है ताकि वो भी उसी तरह से आर्ट एकेडमी में एडमिशन ले सके। यूरी उसे सब कुछ अच्छे से गाइड करती है। फिर सासा से कहती है कि मैं तुम्हें एक लाइव पेंटिंग बनाकर दिखाती हूँ। ये बोलकर यूरी वहीं पर रखे एक स्टेचू की पेंटिंग बनाने लग जाती है। दूसरी तरफ मिसेस जी की सिस्टर मिसेस जी को कहती है कि मुझे तो वो लड़की बहुत प्यारी लगी। मिसेस जी कहती कि वो बस दिखावा कर रही है, उसने जियांग को फंसाने के लिए उससे झूठ कहा है कि उसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये लड़की मेरे जियांग के पैसों के पीछे ही पड़ी है। मिसेस जी की सिस्टर कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, प्यारी होने के साथ साथ वो बहुत सुंदर भी है। मिसेस जी कहती कि तुम्हारे ऊपर भी उसने जादू कर दिया है, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी सासा दौड़कर वहाँ पर आती है और मिसेस जी और अपनी मोम को यूरी की बनी पेंटिंग दिखाती है और कहती कि उन्होंने इसे कितनी आसानी से बना लिया, ये मेरे आर्ट टीचर से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है, मैं भाभी से ही पेंटिंग करना सीखूंगी। सासा की मोम मिसेस जी को कहती कि देखो ये पेंटिंग ही उसकी एबिलिटी को साबित कर रही है। मिसेस जी कहती कि ये तो बस एक मामूली ड्राइंग है। देन जियांग और यूरी मिसेस जी और मिस्टर जी को बाय बोल कर वहाँ से चले जाते हैं और वापस हाइजिंग में यूरी के घर आ जाते हैं। घर आते ही जियांग यूरी को पकड़ लेता है और उसे किस करता है, लेकिन यूरी कहती कि मुझे बहुत काम करना है, आज नहीं है। जियांग कहते कि तुम बस आराम करो, बाकी का काम मैं देख लूँगा। ये बोलकर उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। जिसके बाद जब जियांग और यूरी सोए होते हैं तभी सुबह सुबह कोई डोर नॉक करता है। यूरी डोर ओपन करती है तो देखती है कि बिन वहाँ आया होता है। बिन यूरी को एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और उसे एक बुके देता है। यूरी कहती कि सॉरी, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिन यूरी को अपने दिल की बात कह ही रहा होता है कि तभी जियांग वहाँ आ जाता है और यूरी के कंधे पर हाथ रख लेता है। बिन ये देखकर हैरान हो जाता है। यूरी कहती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसे उनके बिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जाते जाते उस बुके को बिन डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था यूरी भी पैसे वालों के पीछे भागती है। तभी बिन को आंटी यून का कॉल आता है जो कहती कि मैंने सुना है कि यूरी सक्सेसफुल हो गई है, क्या ये सच है। बिन कहते कि मॉम उसने एक अमीर आदमी से शादी भी कर ली है और अब वो पैसे वाली बन गई है। नेक्स्ट दिन में यूरी की मॉम मिसेस जेंग को भी ये खबर मिल जाती है और वो मिस्टर जेंग और रैंड को जाकर कहती है कि उन्होंने बताया कि यूरी को एक पैसे वाला लड़का मिल गया है और उसके पास करोड़ों की कार है। रैंड कहते हैं कि मॉम मुझे भी कार चाहिए, उसे हम हमारे लिए कार लेने को कहते हैं। मिस्टर जेंग कहते हैं कि सिर्फ कार ही नहीं, हमें घर भी चाहिए। वैसे जेंग कहती कि वैसे भी हमने उसे पाला पोसा है, हमारा इतना तो हक बनता ही है। देन मिसेस जेंग रैंड को जियांग के होम टाउन की टिकट बुक करने को कह देती है। अब नेक्स्ट दिन में जब यूरी घर में बैठकर अपना काम कर रही होती है तभी उसे मिसेस जेंग का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। जियांग कहता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। यूरी कहती कि मेरी मॉम का कॉल है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरी सिचुएशन का पता चले, और हाँ अगर वो तुमसे कांटेक्ट करेगा मिले तो तुम भी हमारे रिश्ते के बारे में उन्हें मत बताना, वरना वो तुमसे लड़ाई करेंगे। जियांग कहते कि ठीक है और उसे हक कर लेता है। जिसके बाद जियांग अपने ऑफिस में होता है तभी असिस्टेंट यूरी की फैमिली को साथ लेकर आता है और कहता है कि ये लोग अपने आप को यूरी की फैमिली बता रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। वैसे जियांग को कहते कि हम यहाँ एक घर लेने आए हैं। जियांग कहते कि मैं कुछ समझा नहीं। रैन कहते कि जीजू मैं यूरी का छोटा भाई हूँ, कई दिनों से मेरी सिस्टर घर नहीं आई है, क्या आप उसे यहाँ बुला सकते हैं, हमें उससे मिलना है। जियांग कहता है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वैसे जियांग कहते कि झूठ मत बोलो, हमें पता है कि वो तुम्हारी वाइफ है। जियांग कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है।
और वो मेरी वाइफ भी नहीं है। रैन कहते कि चुपचाप उसे यहाँ बुलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जैंग कहते कि अगर तुम मेरी बेटी को मुझे वापस नहीं दोगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैंग कहते कि ठीक है फिर मत जाओ। रेन जियांग से कहते कि एक काम करो, हमें 8 लाख युआन दे दो, हम चले जाएंगे। जैंग असिस्टेंट को कहते कि जाओ और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड के साथ कुछ गार्ड्स को यहाँ लेकर आओ। इन्होंने अभी अभी मुझे धमकी दी है और ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की है। जो सुनकर सभी डर जाते हैं और असिस्टेंट तुरंत सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की हेड और गार्ड्स को वहाँ लेकर आ जाता है। जैंग डिपार्टमेंट हेड को कहता है कि मैंने इनकी सारी बातें रिकॉर्ड की है, इन्होंने मुझे धमकी दी है और ब्लैकमेल भी किया है, इनका क्या होगा। हेड कहती है कि इसके लिए इन्हें 3 से 10 दिन तक जेल में रहना पड़ सकता है। जो सुनकर वो तीनों डर जाते हैं। गार्ड्स उन तीनों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। हेड जियांग से कहती कि क्या हम इनके अगेंस्ट एक्शन लें। जियांग कहते कि नहीं, बस अभी डराना था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी और मिसेस जी भी जियांग के ऑफिस आए होते हैं। तभी उन्हीं के सामने गार्ड यूरी की फैमिली को बाहर निकाल रहा होता है। मिसेस जियांग गार्ड को चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारे बॉस ने हमारी बेटी यूरी को फंसाया है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मिसेस जी मिस्टर जी को कहती है कि वो यूरी के बारे में बात कर रहे थे ना। मिस्टर जी कहते कि शायद उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही है। मिसेस जी कहती कि ऐसी फैमिली में पता नहीं मैं जियांग के साथ ही कैसे करूँगी, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। नेक्स्ट सीन में जियांग यूरी के घर आता है। यूरी उससे कहती कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। जियांग कहते कि टेंशन मत लो, वैसे भी मैं उनसे निपट सकता हूँ। यूरी कहती कि वो जब तक मुझसे सारे पैसे नहीं लेंगे वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं जब 18 की थी तब उन्होंने मेरा कॉलेज एडमिशन फॉर्म छिपा दिया था ताकि मुझे शादी के लिए फोर्स कर सके। मैंने गांव के मुखिया से हेल्प मांगी थी और उन्होंने फैसला किया था कि मैं मॉम डैड से कॉलेज की फ़ीस के पैसे नहीं लूँगी। मैंने 1-1 रुपया करके अपने कॉलेज की फ़ीस भी जमा कर ली थी, लेकिन उन्होंने उसे भी मेरे भाई के लिए जूते खरीदने के लिए चुरा लिया और मुझे घर से निकाल कर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कॉलेज ड्रॉप कर दूँ। आज भी मुझे इन सभी चीज़ों के बुरे सपने आते हैं। जैंग यूरी को हक कर लेता है और कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पास्ट इतना ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, अब से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। वो कहती है लेकिन मुझे कभी ना कभी उनका सामना करना ही होगा, इसलिए मैं अपना पूरा काम होने के बाद न्यू ईयर पर अपने होम टाउन जाकर उनसे मिलूंगी। जियांग कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में मिसेस जी यूरी को कॉल करती है और उसे अपने घर आने को कहती है। यूरी ओके बोलकर जियांग को बताए बिना ही मिसेस जी के घर चली जाती है। घर जाने के बाद मिसेस जी यूरी को बैठने को कहती है और उसे 5 मिलियन का एक चेक देते हुए कहती है कि शायद इतने पैसे तुम जैसी लड़की के लिए काफ़ी होंगे, इसे लो और जियांग की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ। यूरी कहती कि आपने सच कहा, ये पैसे इतने ज़्यादा है कि मैं ज़िंदगी भर भी शायद इतने पैसे नहीं बचा पाऊंगी। वैसे जी कहती कि अच्छी बात है, वैसे भी जियांग की शादी एक रिच फैमिली में होनी चाहिए, तो हमसे शादी करके वो बर्बाद हो जाएगा। यूरी कहती कि ये सब अगर आप 6 महीने पहले कहती तो मैं शायद रोकर चली जाती है, लेकिन अब मैं नहीं चाहूँगी। मैंने जियांग से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। यूरी मिसेस जी को चेक वापस कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिसेस जी उससे कहती है कि जी फैमिली कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी जियांग वहाँ आ जाता है और यूरी का हाथ पकड़ के कहता है कि मॉम, मैं सिर्फ और सिर्फ यूरी से शादी करूँगा, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं यूरी की फैमिली की तरफ से शादी कर लूँगा और मेरे बच्चे यूरी का सरनेम ही यूज़ करेंगे। ये बोलकर जियांग उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद जियांग जब ऑफिस में होता है तो वांगिंग वहाँ आ जाती है। जियांग उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। वांगिंग उसे एक फाइल देती है और कहती कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम भी प्रीमियर अपार्टमेंट के डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग में शामिल होने वाले हो। ये ऑर्डर 20 बिलियन का है, तुम इसे अकेले पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे हाथ मिला लो। जियांग कहते कि मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो भी मैं तुमसे तो कभी नहीं हेल्प लूँगा। वांगिंग कहती कि सोच लो, मैं तो बस ये बिजनेस के लिए कर रही हूँ, शादी के लिए नहीं। जियांग कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं खुद यहाँ से निकल जाओ। वांगिंग कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन असिस्टेंट उसे बाहर जाने को कह देता है। वांगिंग सोचती कि इसका बदला तो मैं लेकर जाऊंगी। नेक्स्ट दिन में जियांग यूरी के साथ बिडिंग के लिए जाता है और जाकर सभी क्लाइंट के साथ हॉल में बैठ जाता है। तभी होस्ट सबसे पहले अपने डिजाइन प्रेजेंट करने के लिए वांगिंग को स्टेज पर इनवाइट करती है। वांगिंग स्टेज पर आती है। जैसे ही वांगिंग स्क्रीन पर अपने डिजाइन शो करती है, वैसे ही जियांग और असिस्टेंट पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। असिस्टेंट जियांग को कहता है कि ये तो हमारे डिजाइन हैं। यूरी जियांग से कहती है लेकिन वो उसके पास कैसे जा सकते हैं। जियांग गुस्से में मिस्टर टेंग की तरफ देखता है और मिस्टर टेंग डर के मारे जियांग के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। जियांग कहता है कि पूरी बात बताओ। मिस्टर टेंग बताते हैं कि कैसे पिछली रात को वांगिंग ने उसे ड्रिंक करने के बहाने बुलाया और मौके का फ़ायदा उठाकर जी ग्रुप के सारे डिज़ाइन चोरी कर लिए। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है कि तुम हमारे कॉम्पिटिटर के साथ ड्रिंक कैसे कर सकते हो। और असिस्टेंट जियांग से कहता है कि अब हम क्या करेंगे, दोपहर तक हमें हमारे डिज़ाइन सबमिट कराने होंगे, इतनी जल्दी नए डिज़ाइन कहाँ से आएंगे। जियांग असिस्टेंट को पुलिस को बुलाने को कहता है और यूरी के साथ हॉल से चला जाता है।
वांगिंग जियांग के पास आती है और कहती कि लगता है इस बार जीत गू फैमिली की ही होगी। जियांग कहता है कि इतनी गंदी चाल तो सिर्फ गू फैमिली ही चल सकती है। वांगिंग कहती कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम यूरी को छोड़कर मुझसे शादी कर लो तो हम मिलकर ये प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। जियांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने वैसे भी पुलिस को यहाँ बुला लिया है। तभी एक ऑफिसर वहाँ पर आता है और वांगिंग को कहता है कि आपके ऊपर डिज़ाइन चोरी करने का इल्ज़ाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। वांगिंग कहती कि क्या प्रूफ है कि मैंने डिज़ाइन चोरी किया है। आस्टन कहता है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जी ग्रुप के हर एक डिज़ाइंस पर हमारा खुद का स्पेशल वाटरमार्क होता है और शायद आप उसे देखना भूल गए। वांगिंग जियांग से कहती कि भले ही तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों से निकल ही गया है। लेकिन अगर तुम केस वापस ले लो तो मैं तुम्हें पार्टनर बना सकती हूँ। जियांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे बात करूंगा। जियांग वांगिंग को अरेस्ट करने को कहता है, ऑफिसर उसे ले जाते हैं, जिसके बाद असिस्टेंट जियांग को कहता है लेकिन हमारे डिज़ाइंस लीक हो गए हैं, हमें नए डिज़ाइंस लाने होंगे, जो कि इतनी जल्दी इम्पॉसिबल है। इस प्रोजेक्ट को हारने के बाद हमें अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी बंद करने पड़ सकते हैं। तभी यूरी कहती कि मैं शायद कुछ कर सकती हूँ, मैंने जी ग्रुप के डिज़ाइंस देखे हैं, मुझे कुछ आइडियाज़ आए हैं। तो अपना लैपटॉप दो। यूरी लैपटॉप में नए डिज़ाइंस बनाने लग जाती है और जियांग उसे दिखता रहता है। तभी जियांग को मिस्टर जी का कॉल आता है, जो कहती कि मैंने सुना है कि तुमने वांगिंग को अरेस्ट करवा दिया है, लेकिन क्यों? जियांग पूरी बात उन्हें बता देता है। मिस्टर जी कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि वो लड़की इतना नीचे गिर जाएगी, लेकिन अब तुम आगे क्या कर रहे हो? जियांग बता देता है कि यूरी नए डिज़ाइंस रेडी कर रही है। मिस्टर जी को कहती है कि गो फैमिली ने तो हद पार कर दी। मिस्टर जी कहते कि हाँ, जियांग ने कहा है कि यूरी डिज़ाइंस रेडी कर रही है और उसे जीतने की पूरी उम्मीद है। मिसेस जी कहती कि वो लड़की भला क्या करेगी, उसे तो बस मामूली ड्राइंग बनाने आते हैं। मिस्टर जी कहते कि ऐसा मत कहो, हो सकता है उसे इसकी समझ हो, हमें बस खुशखबरी का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट दिन में दोपहर को बिडिंग ऑर्गेनाइज की जा रही होती है, जहाँ पर जियांग अभी तक नहीं आया होता, जो देखकर एक क्लाइंट अपने पार्टनर से कहता है लगता है जी ग्रुप बिडिंग में नहीं आएगा। उसकी पार्टनर कहती कि हाँ, वैसे भी इतने कम टाइम में नए डिज़ाइन रेडी करना इम्पॉसिबल है। हॉर्स बिडिंग खत्म करने ही वाली होती है, तभी जियांग यूरी और असिस्टेंट के साथ वहाँ एंट्री करता है और कहता है कि सॉरी, हम लेट हो गए। ग्रुप से असिस्टेंट न्यू प्रेजेंटेशन देंगे। देन असिस्टेंट स्टेज पर जाकर यूरी के बनाए डिज़ाइन को सभी के सामने प्रेजेंट करता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो क्लाइंट कहता है कि ये तो कमाल हो गया, ये डिज़ाइन तो पहले वाले डिज़ाइन से अलग और अच्छे हैं, पता नहीं किस डिज़ाइनर ने इतनी जल्दी ये तैयार किया, मैं तो उसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। जो सुनकर जियांग खुश हो जाता है और यूरी का हाथ पकड़ लेता है। देन होस्ट अनाउंस करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के विनर जी ग्रुप है। जो सुनकर जियांग और यूरी के साथ असिस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी वो क्लाइंट जियांग के पास आता है और जियांग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करके कहता है कि क्या आप हमें उस महान डिज़ाइनर से नहीं मिल पाएंगे। जियांग कहता है कि क्यों नहीं, ये मेरी वाइफ यूरी है, इसने ही डिज़ाइन तैयार किया है। असिस्टेंट भी आकर यूरी को थैंक्स कहता है। यूरी कहती है कि आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली होने के नाते तो ये मेरा फ़र्ज़ है। दूसरी तरफ मिस्टर जी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी उन्हें जियांग का कॉल आता है और वो उन्हें सारी बात बता देता है, जिससे मिस्टर जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मिसेस जी को भी सारी बात बताते हैं। तभी सासा कहती कि मुझे पता था कि मेरी भाभी सब कुछ संभाल लेगी, सच में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मिस्टर जी मिसेस जी को कहते कि देखो, तुमने उसे कम समझा था, आज उसी की वजह से हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इतनी जल्दी डिजाइन तैयार करना कोई आम बात नहीं है। सासा कहती कि क्या मैं भैया और भाभी को डिनर पर इनवाइट कर लूँ, हम पार्टी करेंगे। मिसेस जी कहती कि नहीं, मैं खुद वहाँ जाकर उनके लिए डिनर तैयार करूँगी और पर्सनली यूरी से माफ़ी मांगूंगी, आखिरकार मैंने ही तो उसे कम समझा था। नेक्स्ट दिन में यूरी और जियांग जब यूरी के घर आते हैं तो सासा वहाँ पहले से खड़ी होती है। यूरी कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सासा कहती कि मैं अकेली नहीं हूँ। तभी मिस्टर और मिसेस जी किचन से डिनर लेकर बाहर आते हैं, जो देखकर जियांग और यूरी हैरान हो जाते हैं। सासा यूरी से कहती है कि मेरी आंटी आपसे कुछ कहने आई है। मिसेस जी सभी को बैठने को कहती है और यूरी से कहती कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मैंने तुम्हें पैसों के पीछे भागने वाली लड़की समझ लिया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम सच में एक टैलेंटेड लड़की हो। प्लीज़ मैंने जो कहा था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। यूरी कहती कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वैसे जी एक ज्वेलरी बॉक्स यूरी को देते हुए कहती है कि ये मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। यूरी कहती है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। वैसे जी कहती कि अगर तुम नहीं लोगी तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। जियांग यूरी को कहते कि इसे रख लो, तुम इसके हकदार हो। तो यूरी रख लेती है। देन सभी खुशी से बातें करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में यूरी अपनी फैमिली से मिलने के लिए अपने होम टाउन आती है, जहाँ पर वो सभी पुरानी बातों को याद करते हुए हिम्मत करते हुए सबसे पहले अपने घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली हॉल में बैठकर आपस में बातें कर रही है। यूरी अपनी मॉम से कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ।
मिसेस जैंग इरिटेट होते हुए कहती है कि 2 सालों से तुमने मेरा कॉल तक रिसीव नहीं किया है, अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यूरी कहती कि ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं वापस चली जाती हूँ। मिसेस जैंग कहती कि क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी वजह से उस दिन हम अरेस्ट होते होते बचे थे, तब तुम्हें हमारी चिंता नहीं हुई। यूरी कहती कि उस टाइम मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई थी, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। रैन कहते कि तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। यूरी कहती कि मेरी मर्जी, तुम्हें क्या। जो सुनकर मिसेस जैंग गुस्सा होकर यूरी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन यूरी उनका हाथ पकड़कर उन्हें पुश कर देती है और कहती कि मैं यहाँ बस अपना हाउस होल्ड सर्टिफिकेट लेने आई हूँ, मुझे वो चुपचाप दे दो। मिसेस जैंग कहती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यूरी कहती कि ठीक है, अपनी कीमत बताइए, मैं उसे खरीद लेती हूँ। जो सुनकर सभी को लालच आ जाता है और तीनों डिस्कशन करने लगते हैं कि हमें कितने पैसे मांगने हैं। जो देखकर यूरी सोचती है कि मैं ही पागल थी जो ये सोचकर यहाँ आई थी कि इनके दिल में मेरे लिए जगह बची होगी। डिस्कशन करने के बाद मिसेस जैंग यूरी को पूरे 10 लाख युआन देने को कहती है। यूरी कहती कि मेरे पास बस 3,80,000 है, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगी। अगर आप नहीं माने तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। मिसेस जैंग गुस्से में यूरी का सर्टिफिकेट बाहर निकालती है और कहती कि लाओ पहले पैसे दो। यूरी अपना कार्ड उन्हें दे ही रही होती है, तभी जियांग वहाँ आ जाता है और यूरी का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम कोई चीज़ नहीं हो जिसे बेचा या खरीदा जाए, तुम 1 रुपया भी नहीं दोगी। रैन कहता है कि 3,80,000 से 1 रुपये कम में भी बात नहीं बनेगी। जियांग एक फाइल उन्हें दिखाता है और कहता है कि ये रैन के उन सभी क्राइम्स के एविडेंस हैं जो उसने पिछले 1 साल में किए हैं, जिसमें चोरी से लेकर हिट एंड रन जैसे क्राइम्स भी शामिल हैं। अगर मैंने ये पुलिस को दिया तो 10 साल की जेल तो गारंटीड है। जियांग वो एविडेंस फाइल रैन के सामने फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के बदले यूरी का वो हाउस होल्ड सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। एविडेंस देखकर रैन के हाथ कांपने लगते हैं और मिसेस जियांग गुस्से में यूरी का हाउस होल्ड सर्टिफिकेट फेंक देती है और यूरी से कहती कि ले जाओ उसे और यहाँ से निकल जाओ, आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जियांग यूरी का सर्टिफिकेट उठाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। देन जियांग यूरी को अपने मॉम डैड के घर लेकर आता है, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस जी के साथ सासा और उसके मॉम भी आए होते हैं, जो यूरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन जब जियांग और यूरी सबके साथ बैठते हैं तो मिस्टर जी यूरी को कहते हैं कि तुम अपने होम टाउन गई थी ना, सब कुछ ठीक तो है ना? यूरी कहती कि हाँ, मुझे हाउस होल्ड सर्टिफिकेट मिल गया है, मैं उसे हाईचिंग में ट्रांसफ़र करवा लूँगी, आखिर अब वही मेरा घर है। मिसेस जी कहती कि वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम जियांग के साथ पूरी ज़िंदगी रहोगी तो क्या तुम यहीं रहने का प्लान नहीं बना सकती? सासा की मॉम भी यूरी से कहती है कि देखो बेटा, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो हाईचिंग से यहाँ बार बार आना जाना करने से जियांग के काम और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। जियांग यूरी का हाथ पकड़ता है और कहते कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बस वही जवाब सुनना चाहता हूँ जो तुम्हें पसंद है। मिस्टर जी यूरी से कहते हैं कि तुम जो भी कहो हमें मंजूर है, वैसे हाईचिंग भी यहाँ से दूर नहीं है, हम आना जाना कर सकते हैं। यूरी कहती कि मुझे लगता है कि मैं शादी के बाद जियांग और आप लोगों के साथ ही रह सकती हूँ। जो सुनकर मिसेस जी खुश हो जाती है और यूरी का हाथ पकड़ कर कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो? यूरी कहती कि हाँ, पूरी फैमिली के साथ रहना एक अच्छा डिसीजन है। और आंटी ने भी सच कहा, बच्चों के लिए भी फैमिली का माहौल अच्छा रहेगा। मिसेस जी खुश होकर तुरंत मिस्टर जी को कहती है कि आप जल्दी जल्दी घर को रिनोवेट करवा दो और यहाँ के सारे फर्नीचर बदल दो। जिसके बाद सासा की मॉम कहती है कि अरे अब शादी का मुहूर्त भी तो निकालो। मिसेस जी तुरंत पंचांग में शुभ मुहूर्त देखने लग जाती है और यूरी से पूछकर 2 अप्रैल का टाइम फिक्स कर देती है। देन मिस्टर जी जियांग को धीरे से कहते हैं कि तुमने वांकिंग के बारे में क्या सोचा है? मैंने सुना है उसके अरेस्ट होने के बाद गू फैमिली बर्बाद हो रही है। जियांग कहते कि डैड, उसे अब कानूनी सजा देगा, उसने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए अच्छा होगा कि हम इस बारे में ना सोचें। मिस्टर जी कहते कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लगता है अब टाइम आ गया है कि मैं रिटायर होकर तुम्हें पूरी जिम्मेदारी रिलैक्स होकर दे सकूँ। नेक्स्ट दिन जियांग और यूरी की शादी का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी वेडिंग ड्रेस में रेडी हो रही होती है। तभी जियांग भी वहाँ आ जाता है और यूरी को कहता है कि तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड हो। ये बोलकर उसका हाथ पकड़ता है और कहते कि चलो रिहर्सल करते हैं। जियांग यूरी के सामने नील डाउन हो जाता है और उससे कहते कि तुम्हारे सामने तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, जो तुम्हारी हर सिचुएशन, सुख दुख, अमीरी गरीबी और अंधेरे उजाले में तुम्हारा साथ देने का वादा करते हैं। क्या तुम पूरी लाइफ उसका साथ निभाना चाहती हो? यूरी कहती कि हाँ, मैं चाहती हूँ। देन जियांग खड़ा होकर यूरी को किस करने लग जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।